Hello everyone and welcome to Knowledge Hub coaching classes. This is our 12th video lecture on electrochemistry. कई दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम लोग कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए. नाउ कीप वॉचिंग आवर चैनल. हमारे वीडियोस जो है वो अब रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे. ओके, तो दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ऑलरेडी हमारे 11 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एंड लास्ट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस यूनिट का. तो आज का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल्स यूजफुल इन डे टू डे लाइफ और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो सबसे पहले हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं. तो गैल्वेनिक सेल को ही हम कहते हैं वोल्टाइक सेल एंड वोल्टाइक सेल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल. सिंपल इसका जो कंपैरिजन है वो ऐसा है कि जो प्राइमरी वोल्टाइक सेल है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल जिसको हम बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये है इसका मेन जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो इतना है. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल के बारे में. ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल देखो, ये जो सेल होते हैं जो जनरली हम जो वॉचेस रहती हैं और जो बच्चों के खिलौने होते हैं जो जिसमें हम ये सेल का यूज़ करते हैं. तो होता क्या है इन सेल में कि केमिकल होता है अंदर और ये केमिकल जब पूरा यूज़ हो जाता है, मतलब ये जो केमिकल है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो सेल है ये वर्क करना ख़त्म कर देता है. मतलब जब केमिकल पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए तो ये ख़राब हो जाता है, मतलब इसकी जो वर्किंग जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है, सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और हमको इसको फेंक देना पड़ता है. तो इस सेल को कहते हैं हम प्राइमरी वोल्टाइक सेल. द वोल्टाइक सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. इन दिस सेल वंस द केमिकल आर कंज्यूम ड्यूरिंग डिस्चार्ज द सेल रिएक्शन स्टॉप. जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा मतलब इसके अंदर की जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी कंज्यूम होते चले जाएगी, तो ये सेल रिएक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाती है. The electrolyte and the electrode cannot be regenerated by reversing the current flow. अगर हम इसको करंट इसका अपोज करके मतलब रिवर्स रिएक्शन करके इसको चार्ज भी करना चाहे तो वो चार्ज नहीं होता. cannot be regenerated by reversing the electric current. तो एक बार आपको यूज़ करना है और जब वो पूरी तरीके से उसके अंदर की केमिकल एनर्जी यूज़ हो जाती है तो उसको फेंक देना है. तो एग्जाम्पल है उसका ड्राई सेल और उसी को कहते हैं हम लेक्लांच सेल. देन सेकेंडरी वोल्टाइक सेल. सेकेंडरी वोल्टाइक सेल की बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम इन्वर्टर कहते हैं, जो लाइट जाने के बाद में इस बैटरी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं. मतलब हमारी घर की लाइट इससे चल सकती है कुछ देर के लिए. तो इस बैटरी के अंदर होता है केमिकल और जब लाइट जाती है तो ये जो केमिकल है मीन्स दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जब लाइट आती है तो फिर से इसको चार्ज करने पे रख देते हैं. मतलब इसके जो कनेक्शन होता है फिर होता इसमें यह है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कंज्यूम हुई हुई एनर्जी फिर से रीजनरेट हो जाती है. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. कि जब लाइट जाती है तो ये बैटरी के अंदर जो केमिकल है वो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर जब
अब लाइट वापस आती है तो हम उसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। या फिर इससे और इजी एग्जांपल हमारे मोबाइल फ़ोन की ले सकते हैं कि जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो बैटरी डाउन हो जाती है और फिर उसको हम चार्ज पे लगाते हैं तो बैटरी फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो क्या हो रहा है, एक बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ secondary voltaic cell. Secondary voltaic cell that can be recharged by reversing the direction of current flow and thereby regenerating the original reactant and are called secondary voltaic cell। जो original reactant है उसको रिचार्ज करने पर वो फिर से हमको मिल जाता है। It is a type of commercial cell. In this cell, the reactions can be reversed by an external electrical energy source. जब हम electrical energy source बाहर से लगाते हैं तो chemical energy में वो convert हो जाता है। Therefore, these cell can be recharged by passing the electric current and use again and again. हम बार बार उसको use कर सकते हैं। These are also called storage cell or accumulator. एग्जाम्पल है लीड एक्यूमुलेटर, लीड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो ये जो जनरली हम बैटरी जो यूज़ करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी बोलो या फिर कुछ ऐसे सेल आते हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो गाड़ियों की बैटरी होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज सेल, इसकी वजह से ही होता है। और हमारे मोबाइल की बैटरीज़। कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल के, जैसे निकल कैडमियम और उसी को कहते हैं हम निकैड स्टोरेज सेल। तो निकैड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि दो एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक निकल और दूसरा कैडमियम। तो दोनों भी मेटल्स हैं और वो मेटल यूज़ होते एक्ट कर रहे एज ए कैथोड और एनोड, तो उसी पे से नेम दे दिया गया निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो ये जो बैटरी है निकल कैडमियम की बैटरी या उसी को हम सेल कह रहे हैं, तो ये रिचार्जेबल है कि ये अगर बैटरी इसकी डाउन भी हो जाती है, केमिकल एनर्जी इसकी ख़त्म भी हो जाती है, तो इसको दोबारा से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके केमिकल एनर्जी को फॉर्म कर सकते हैं। निकल कैडमियम सेल इज सेकेंडरी ड्राई सेल, मतलब सेकेंडरी वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल है। इन अदर वर्ड इट इज़ अ ड्राई सेल दैट कैन बी रिचार्ज, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जो दो टर्मिनल्स है, मतलब एक है हमारे पास में एनोड और दूसरा टर्मिनल होता है कैथोड। एनोड और कैथोड को डिप किया जाता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन है, ये होना चाहिए बेसिक मतलब यहाँ पर होना चाहिए OH नेगेटिव आयन, KOH या NaOH, AgOH, इस तरीके से यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन रहना चाहिए जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट में एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड पर वर्क करता है कैडमियम मेटल और कैथोड पर वर्क करता है निकल ऑक्साइड। निकल मेटल के साथ में ऑक्साइड है। NiO2 एक्ट एज अ कैथोड एंड कैडमियम एक्ट एज अ एनोड। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है बेसिक सोल्यूशन KOH या NaOH जैसे। एनोड ऑफ द निकल कैडमियम एंड निकैड स्टोरेज सेल इज कैडमियम मेटल। एनोड है कैडमियम मेटल। The cathode is nickel oxide, NiO2, nickel oxide है as a cathode supported on nickel. The electrolyte solution is basic, जिसमें डिप किया है वो है electrolytic solution, basic solution. अब यहाँ पर chemical reactions होगी। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन, है ना। एनोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होना है और ऑक्सीडेशन होना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होगी, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। कैडमियम ऑक्सीडेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यहाँ पर। एनोडिक ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। निकल ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, कैथोड पे होना है रिडक्शन, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है वही इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और गेन करने पर ये होगी यहाँ पर
रिडक्शन की रिएक्शन। अब यहाँ पर इनकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जब हम लिख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, देन ऐड करके कैडमियम NiO2 ट्वाइस H2O टू फॉर्म CdOH/2 प्लस NiOH/2। ये हो गई इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो फिर जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा फिर अपोजिट रिएक्शन, और ये जो सेल डिस्चार्ज हुआ है वो फिर से चार्ज होते लगे। पोटेंशियल ऑफ द सेल इज अबाउट 1.4 वोल्ट। इसका पोटेंशियल है 1.4 वोल्ट। द सेल हैज़ लॉन्गर लाइफ देन अदर ड्राई सेल्स। दूसरे ड्राई सेल्स होते हैं जो रिचार्ज नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा चलता है। इट कैन बी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा। सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल की मर्क्यूरी बैटरी। मर्क्यूरी बैटरी इज़ अ सेकेंडरी ड्राई सेल एंड कैन बी रिचार्ज, और इसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। यह है मर्क्यूरी बैटरी, जिसको हम बटन सेल भी कहते हैं। बटन जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको बटन सेल भी कहा जाता है। इसमें जो कैथोड और एनोड है, यहाँ पर एनोड है और सेकेंड इलेक्ट्रोड है कैथोड, और ये डिप है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। The electrolytic is strongly alkaline and made up of paste of KOH and ZnO. एनोड है जिंक प्लस मर्क्यूरी, जिसको हम अमलगम का पेस्ट कहते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी के साथ किसी भी एलिमेंट को जब कंबाइन करके एलॉय फॉर्म किया जाता है तो उसको अमलगम कहते हैं। तो ये हो गया अमलगेटेड सॉल्यूशन। और कैथोड है यहाँ पर मर्क्यूरी प्लस कार्बन। द मर्क्यूरी बैटरी कंसिस्ट ऑफ जिंक एनोड। जिंक एनोड है लेकिन अमलगेटेड है विथ मर्क्यूरी, मतलब कंबाइन है विथ मर्क्यूरी, जिसको हम अमलगेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। कैथोड पर है पेस्ट मर्क्यूरी एंड कार्बन का। और वो डिप है द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन एंड मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। और इसी पे होगी अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन। याद रखेंगे, एनोड है अमलगेटेड जिंक, कैथोड है कार्बन प्लस मर्क्यूरी, और वो डिप है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में। अब आपको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो रिएक्शन है जिंक अमलगेटेड जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन जो है यूज़ होंगे रिडक्शन के लिए। मर्क्यूरी ऑक्साइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होगा। ओवरऑल रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पर 2OH नेगेटिव आयन से 2HO नेगेटिव आयन कैंसिल, जिंक प्लस H2O टू फॉर्म ZnO प्लस Hd। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। इसको हम रिवर्स करके इस रिएक्शन को, इस बैटरी को हम रीजनरेट कर सकते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व only solid substances. There is no change in electrolyte composition during operation. The mercury battery therefore provide more constant voltage 1.35 voltage than the Lagrange dry cell. इससे ज़्यादा voltage provide करता है। It also has considerably higher capacity and longer life than the dry cell. Volts ज़्यादा है और ये ज़्यादा टाइम तक के वर्क भी करता है। द मर्क्यूरी सेल फाइंड यूज़ इन हियरिंग एड्स, जो कान में सुनने की जो मशीन होती है उनको उनकी जो मशीनों में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वॉचेस, पेस मेकर एक्सेट्रा। लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़।
इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, EMF सीरीज भी इसको कहा जाता है शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF सीरीज इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर देखो ये अरेंजमेंट किया गया है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का, जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और वो कांटेक्ट में है उनके आयन से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीच में है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्ट एज हम कह सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। हमने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखे, जिसको हम आर्बिट्ररी टेकन एज 0 वोल्ट, तो इसका जो वोल्ट है स्टैंडर्ड वोल्ट वो 0 है, तो इसको हम एक्ट करते हैं एज अ एनोड, और एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की। तो फिर इसके अलावा जो दूसरा हम एलिमेंट रहेंगे एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पर, उसको एक्ट कराएंगे एज अ कैथोड, तो कैथोड पर रिएक्शन होगी रिडक्शन की, तो इसका जो पोटेंशियल निकलता है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका ये पोटेंशियल है कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स हैं ऊपर और नीचे जो सीरीज़ दी हुई है, इनकी वैल्यूज़ क्या आती है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहले जो वैल्यू है वो प्लस से स्टार्ट हो रही है 2 पॉइंट से, और धीरे धीरे यहाँ पर देखो कि ये जो प्लस की वैल्यू है पहले 0 हुई और 0 से फिर माइनस में जा रही है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड विद देयर इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर इनके क्या यूजेस हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है, क्यों ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो इसके बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एप्लीकेशन है, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कि ऐसे एजेंट जो खुद को रिड्यूस कर रहे हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। एजेंट है मतलब ये दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले में है, मतलब लेफ्ट साइड्स के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे नीचे जैसे हम डाउन में मूव करेंगे तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ है एजेंट की वो डिक्रीज़ होते चले जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। तो अगर हम बॉटम से टॉप पे तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होते जाएगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा रहेगा, मतलब E0 की जो वैल्यू है जिसकी सबसे ज़्यादा रहेगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो द स्पीसीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन, इस हाफ रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे से याद रखेंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो रहे हैं। E0 वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इट इज़ अ मेजर of the tendency of the species to accept electron and get reduce। accept electron को accept कर रहे हैं और and get reduce। in other word E0 value measure the strength of the substances as oxidizing agent। तो जितनी E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी, E0 वैल्यू
ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उतना ज़्यादा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। The species in the top left side of the half reaction are strong oxidizing agent. जो topmost position पे है वो strong oxidizing agent है. As we move down the table, E0 value and the strength of oxidizing agent decreases from top to bottom. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये जो वैल्यू है निगेटिव आ रही है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होते चले जाएगी। देन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अब इसके अपोजिट कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट इसका इंक्रीज होगा, मतलब अपोजिट यहाँ पर रिएक्शन है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अपोजिट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद जाकर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये होगा अब लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट साइड लेफ्ट साइड में थे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो राइट साइड में होंगे। और जो हाफ रिएक्शंस जो दिख रहे हैं हमको बॉटम, वो लार्ज E0 वैल्यू रख रहे हैं, मतलब यहाँ पर देर इज अ लिटिल और नो टेंडेंसी टू ऑकर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, they tend to favor the reverse direction. It follows that the species appearing at the bottom right side of the half reaction associated with large negative E0 value, जो standard potential है उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू वो ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा उतना नेगेटिव स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। दे सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि E0 वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो E0 वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल आपको यह याद रखना है यहाँ पर दो चीज़ों में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ज़्यादा वैल्यू रहती है E0 की, E0 वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर डिक्रीज होते जा रही है, जितनी नेगेटिव में जा रही है, तो उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो प्लस में वैल्यू जा रही है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितनी ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड की, ये हमको हाफ इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस गिवन है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि लिथियम, तो लिथियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरीके से जो यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम इस EMF सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में है इस रिएक्शन का एप्लीकेशन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होना है और रिडक्शन भी होना है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, अपोजिट जो करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूस हो रहे हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करेंगे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे, डोनेट भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, टोटल सेल पे, मतलब जो सेल रिएक्शन है उस सेल रिएक्शन के हम वैल्यू रखते हैं। स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड जो सेल है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो अब यहाँ से हमको कैथोड माइनस एनोड मिलेगा। कैथोड कौन सा रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा, एनोड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू E0 सेल की। तो E0 सेल में अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो सेल रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस
अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो सेल रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस ईएमएफ सीरीज से हम कोई रिएक्शन अगर कर रहे हैं और उसमें हम इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोड एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो सेल एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। Noteworthy, the application of electromotive series is predicting spontaneity of redox reaction from the knowledge of standard potential is standard potential। देखो अप्लाई करते हैं हम स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कि कैसे हम किसी रिएक्शन को करते हैं इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन को, तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है उसको एक्ट करेंगे हम एज अ कैथोड, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है उसको एक्ट करेंगे हम एज अ एनोड। ठीक है, अब हम कोई एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे हम यहाँ पर तैयार करेंगे। एक में डिप करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे में एक रॉड डिप करेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज प्लैटिनम। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +1.200 और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, जैसे कि हमने जिंक का एग्जाम्पल ले लिए, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कम, मतलब -0.763, ये है Zn। ठीक है, अब हमको रिडॉक्स रिएक्शन का पता है E0 सेल, जो हम सेल रिएक्शन का पोटेंशियल निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड, ये हो गया कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है मीन्स दिस इज़ अ कैथोड, जिसका पोटेंशियल कम है वो एक्ट करेंगे हम एज अ एनोड। तो यहाँ पर वैल्यू कैथोड की वैल्यू है +1.200 माइनस एनोड की वैल्यू है -0.763। तो यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई मतलब ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स दैट कि इट एक्ट एज अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक एंड वोल्टाइक सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम ऐसा यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इसके रिवर्स लेते हैं, अगर हम इसको रिवर्स लेते, इसको एक्ट कराते एज अ एनोड और इसको एक्ट कराते एज अ कैथोड, तो ये वैल्यू कैसे आती? नेगेटिव वैल्यू आती। तो नेगेटिव वैल्यू आती मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, ये रिएक्शन होती फिर नॉन स्पॉन्टेनियस और फोर्सफुली हमको कराना पड़ता। और फिर इसमें हम ये कहेंगे कि अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये वैल्यूज़ पे से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो स्पॉन्टेनियस एंड नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन वुड Ag positive ion oxidize metallic magnesium, oxidize metallic magnesium। ये जो सिल्वर है, सिल्वर की वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सिल्वर की वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है।
तो फिर सिल्वर की वजह से, सिल्वर आयन की वजह से मैग्नीशियम अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो सिल्वर आयन रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका होगा रिडक्शन। तो ये जब सेल रिएक्शन लिखेंगे हम, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, मैग्नीशियम प्लस 2 Ag2 पॉजिटिव आयन टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा है, टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी राइट ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम बाय Ag पॉजिटिव। लेकिन हमको बताना ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। इस सीरीज़ में से देखते हैं मैग्नीशियम कहाँ है, ये है, यहाँ पर है मैग्नीशियम। इसका पोटेंशियल है -2.37, -2.37 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका, मैग्नीशियम का -2.37। अब सिल्वर का लिख लेते हैं। सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये सिल्वर है, यहाँ पर ये सिल्वर है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सिल्वर Ag, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिखाई देगा 0.799, 0.799 प्लस में इसका आंसर है ना। अब इसका हमको ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना है। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो एक्ट करता है एज अ कैथोड, और कैथोड पे रिएक्शन होती है रिडक्शन की, देखो हो रहा है ऐसा। जिसकी वैल्यू कम है, नेगेटिव में है, वो एक्ट करता है एज अ एनोड, और एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, हुई यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब हमको ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना है। E0 सेल, E0 सेल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, E0 एनोड। अब कैथोड की जो रिएक्शन है, मतलब जो सेल पोटेंशियल है, वो है 0.799, ये हो गया, माइनस एनोड की जो रिएक्शन है उसका जो पोटेंशियल है वो है 2.37, माइनस में माइनस माइनस प्लस। अब इसका आंसर आना है प्लस में। अब आंसर प्लस में आएगा, देखो 0.799 और लिखेंगे हम 2.37, प्लस करेंगे 9 6 1 1.1 3.169 3.169 वोल्ट। अब 3.169 वोल्ट आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगी तो ये जो सेल है ये रहेगा गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल। ये सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हमको पता चल जाता है कि वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज़ है ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए मतलब इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे है, और इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो ऐसे करके हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, टू फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से ये यूनिट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं
और न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स।